नमस्कार दोस्तों। एम के एड्यूटेक चैनल के ऊपर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम 26 मई 2026 के जो करंट अफेयर्स हैं, जो मेन हेडलाइंस है, उसको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे। जो यूसीसी है असम के अंदर, तो समान नागरिक संहिता जो हाल ही में असम जो है यूसीसी विधेयक 2026 विधानसभा के अंदर उन्होंने पेश किया है। और ये असम जो है उत्तराखंड और गुजरात के बाद ये विधेयक पेश करने वाला ये तीसरा राज्य बन चुका है। तो यूसीसी क्या होता है, बेसिकली आपको मैं बता दूं कि जो सभी नागरिक हैं उनको एक लिए एक समान नागरिक कानून होगा इसमें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इस कानून के तहत जो विवाह, तलाक, विरासत होगी, आपकी गोद लेने जैसे मामले हैं, इन सबको ये कवर करता है। और जो भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 44 है, राज्यों को ये निर्देश देता है कि समान नागरिक संहिता को ये सुनिश्चित करें। हालांकि ये नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, तो ये अदालत द्वारा लागू करने के योग्य नहीं है। जो असम के द्वारा ये प्रस्तावित जो विधेयक है, इसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। विवाह की जो न्यूनतम आय है, पुरुषों के लिए 21, महिलाओं के लिए 18 वर्ष। और जो लिव इन रिलेशनशिप हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, इनका सबका पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। साथ में ये अनुसूचित जनजातियां जो है उनको इसमें छूट दी गई। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग जो है केरल ने ये अभी शुरू किया है अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए। जो उनकी बढ़ती हुई जो वृद्ध जनसंख्या है और उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता के लिए, और जो सामाजिक अकेलापन उनको झेलना पड़ता है, उससे निपटने के लिए ये अलग से एक विभाग का बनाने का उन्होंने फैसला किया है। जो भारत की जो आबादी है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें जो 2036 तक है, जो है वो वृद्धों की जनसंख्या लगभग 23 करोड़, यानी कुल आबादी का जो है वो ये 15% हो जाएगी। तो जबकि केरल की ही अगर इसमें हम बात करें, तो केरल में पहले से ही 18.7% जो जनसंख्या है, 60% से अधिक है, और 2036 तक ये आंकड़ा 22% तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। आपको मालूम ही है कि जो वृद्ध हैं उनके लिए मुख्य चुनौतियां हैं कि वृद्धावस्था में मधुमेह, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, इस तरह की बीमारियां जो होती हैं, और अकेलापन जो है इनको काफी ज्यादा तंग करता है। तो सरकार ने इस दिशा में अटल पेंशन योजना होगी, आपकी राष्ट्रीय व्योश्री योजना होगी, सेज हो गया, आयुष्मान भारत है, जिसके अंदर जो 70 वर्ष से अधिक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस तरह के कई कदम उठाए हुए हैं। तो ये विभाग उम्मीद करते हैं कि इस विभाग के प्रयासों को, मतलब इस तरह के प्रयास ये और ज्यादा प्रभावी बनाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 3F जो चिंताएं हैं, जिसमें हम 3F बोलते हैं, फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेक्स। तो केंद्रीय मंत्री जो मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री जो है हमारी, ने हाल ही में पश्चिम एशिया में जो बढ़ रहे भू राजनीतिक दबाव है, तो ईंधन, उर्वरक और जो विदेशी मुद्रा को लेकर उन्होंने चिंता जताई हुई है। तो आपको पता ही है क्यों महत्वपूर्ण है ईंधन। ईंधन की अगर हम बात करें, तो भारत में अभी कच्चे तेल की जरूरत का जितना भी अपना हिस्सा है वो पश्चिम एशिया से आयात करता है। और अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो आयात का जो बिल है वो भी बढ़ेगा, साथ साथ में चालू खाता घाटा जो है वो बढ़ेगा, और महंगाई भी इससे बढ़ेगी। दूसरा, हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, तो फर्टिलाइजर यूरिया हो गया, अमोनिया फॉस्फेट जैसे जितने भी फर्टिलाइजर है, ये भारत जो है आयात करता है, जिसमें एलएनजी और जो शिपिंग है इसकी लागत बढ़ जाएगी, और उर्वरक के दाम भी इसमें बढ़ते हैं, जिसमें किसानों की जो लागत है वो भी बढ़ जाती है, और खाद्य पदार्थ भी नेचुरली इससे महंगे होंगे। तीसरा, हम बात करें फॉरेक्स की बात करें, तो जो तेल आयात करने के लिए अधिक ज्यादा जो है हमारे को डॉलर की जरूरत पड़ती है, जिससे कि रुपया भी है कमजोर होता है। विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, इसमें भी इसमें दबाव बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है। और जो मैक्सिमम जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपनी पूंजी निकाल कर जो है वो बाहर चले जाते हैं, जिसको हमें जरूरत है कि इस तरह इसमें हमें जो हमारी जो कृषि है, मुद्रास्फीति है और व्यापार है, इसके अंदर संतुलन बनाने की आवश्यकता है। तो उसका समाधान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा के क्षेत्र में हम विविधता लेके आ सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। घरेलू जो उत्पादन है, पेट्रोलियम भंडार है, इसका हम विस्तार करने की कोशिश कर सकते हैं, और अधिक से अधिक जो है निर्यात क्षमता को मजबूत करने की हमारी सिफारिश की जा सकती है।
इसके अलावा पद्म पुरस्कार 2026 अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस जो होते हैं हर साल जो है सरकार जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा करते हैं और 2026 में कुल 131 पुरस्कारों की को मंजूरी दी गई है, जिसमें कि 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री सम्मान शामिल है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है हाल ही में राष्ट्रपति भवन में सबसे पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 हस्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए। तो ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। पद्म विभूषण जो है ये दूसरा सबसे बड़ा और पद्म भूषण तीसरा और पद्मश्री जो होता है वो चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है। ये 1954 में इन्हें स्थापित किया गया था और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को ये दिया जाता है, जिसमें कला हो गया, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, सार्वजनिक मामले और सामाजिक कार्य जो है इस तरह के क्षेत्र आते हैं। तो इस बार जो पद्म विभूषण पाने वालों में जो है मरणोपरांत जो है धर्मेंद्र सिंह देओल जो है उनको कला के क्षेत्र में, और एन रजन जो है उन्हें पद्म भूषण दिया गया है संगीत के क्षेत्र के अंदर। उसके अलावा पद्म भूषण जो है भगत सिंह कोश्यारी जी को भी दिया गया है सार्वजनिक मामलों में। और जो हमारी क्रिकेट टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर को उन्हें खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रतास द्वीप। ये क्यों ज्यादा हाईलाइटेड है, इसलिए क्योंकि ये दक्षिण चीन के जो सागर है इसमें प्रतास द्वीप समूह है वहां पे स्थित है, और चीन और ताइवान के जो तटरक्षक होते हैं उनके बीच में ये गतिरोध का एक मुख्य कारण है, जिसकी वजह से ये सुर्खियों के अंदर आया हुआ है। ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसका सामरिक क्या महत्व है, तो ये जो क्षेत्रीय निगरानी होती है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से इसका काफी महत्व है क्योंकि दक्षिण चीन सागर के किनारे में ये स्थित है, तो यहाँ पे जो समुद्री निगरानी है, नौसैनिक अभियान है और जो क्षेत्रीय सुरक्षा की गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं। और ये हाल ही में जो है लगातार जो है राजनीतिक टकराव का एक केंद्र बना हुआ है। अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड की बात करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, जिसमें जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। जीवन ऐप का पूरा नाम है जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। इस ऐप का जो उद्देश्य है वो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सहायता प्रणाली है इसको मजबूत करना, जो जिसके माध्यम से जो है बुजुर्ग जितने भी हैं वो योजनाएं जो सरकारी हैं, साथ साथ में कल्याण कार्यक्रम हो गए और वृद्धाश्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो ये आपातकालीन सहायता भी ले सकते हैं, और जैसे बहुत ही इजी बनाया हुआ है। इसके अलावा शतायु डैशबोर्ड की हम बात करेंगे, जिसका फॉर्म है आपका सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी की, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए जो देखभाल सेवाओं हैं इसको सशक्त बनाना है। ये डैशबोर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज और जो स्टेट वाइज है जरा चिकित्सा जो देखभाल करता है उनको की उपलब्धता के बारे में जानकारी आपको प्रदान करेगा, जिससे जो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको सुरक्षा हो गया, कल्याण और स्वास्थ्य सेवा जो है तक उनकी पहुंच ईजी हो सकती है। ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है भारत की जो बढ़ती आबादी है और जो टेक्नोलॉजिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी दिशा में भारत के जो बढ़ते कदम है उसका उस दिशा में काफी महत्वपूर्ण एक कदम माना जा रहा है। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पीएमएफएमई योजना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। इसे जो है फिर 2032 में आत्मनिर्भर अभियान के तहत जो है वो खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ये केंद्र प्रायोजित एक योजना थी जिसका कुल जो परिव्यय था 10,000 करोड़ रुपए था। ये योजना 2020-21 से 24-25 तक थी, लेकिन अभी सितंबर 2026 तक इसे बढ़ा दिया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण है, इनको समर्थन देना और इनको थोड़ा स्ट्रक्चरलाइज करना। इसके अलावा इस योजना की जो खास बात है, जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस रणनीति के तहत इसमें 726 जिलों और 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 137 जो है उत्पादों की पहचान की गई है।
तो खास बात यह है कि 40 से अधिक प्रतिशत से अधिक जो है इसमें लाभार्थी जो है वो महिला उद्यमी है। इसके अलावा 40 जो है ओडीओपी, जिसे हम एक जिला एक उत्पाद जो ब्रांड्स हैं इनको भी मंजूरी दी जा चुकी है और 200 से अधिक जो खाद्य उत्पाद इसमें लॉन्च किए गए हैं। तो ये योजना जो है छोटे जो खाद्य व्यवसाय हो गए और जो औपचारिक रूप से इन सबको उनको औपचारिक रूप देने और जो ग्रामीण रोजगार हो गया और महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभा रही है। इसमें 1.96 लाख जो उद्यमी है उनको लाभान्वित किया गया और इसमें 40% जो है महिलाएं उद्यमी शामिल है, जो कि एक बहुत बड़ी बात। थोड़ा सा हम विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। हाल ही के वर्षों में जो है क्वांटम मटेरियल्स में हुई प्रगति ने वैज्ञानिकों को जो है फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट यानी FQHE को बिना अत्यधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के दोहराने में सक्षम बना दिया। इस इफेक्ट का जो है क्वांटम कंप्यूटिंग में जो है वो एक महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है और भविष्य की जो तकनीक और क्रांति के लिए एक बेहतर आधार से बन सकता है। दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे कार्बन मुक्त जो फेरोसिन ब्रेक थ्रू मिला हुआ है, कार्बन फ्री फेरोसिन ब्रेक थ्रू। भारत में वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जो भारत के प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT भारतीय जो विज्ञान संस्थान के शोधकर्ता जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये एक नया कार्बन मुक्त फेरोसिन जैसा एक अणु जो है उसको विकसित किया है। पहले समझ देते हैं कि इसमें फेरोसिन होता क्या है। ये 1950 के दशक में से खोजा गया था। सैंडविच के आकार का ये एक एटम होता है जिसमें बीच में एक आयरन परमाणु होता है और इसके चारों ओर 2 कार्बन रिंग्स होती हैं। फेरोसिन जो है बहुत अधिक स्टेबल होता है और साथ साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग इसके बॉन्ड्स होते हैं। जिसका उपयोग होता है वो दवाएं हो गया, बैटरियां बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक्स और उन एडवांस जो आपके मटेरियल्स होते हैं उसके बनाने में किया जाता है। तो नई खोज में वैज्ञानिकों ने जो है आयरन की जगह ओस्मियम और कार्बन रिंग की जगह बोरॉन आधारित रिंग को उपयोग किया है और इस तरह पहली बार कार्बन जो फ्री है फेरोसिन जैसी संरचना बनाने में वो एक सक्सेसफुल हुए हैं। उन्होंने 70 साल पुरानी रसायन विज्ञान की पहेली को सुलझा लिया है और इस खोज का ये महत्व है कि इससे ये साबित हो गया है कि स्थिर जो सैंडविच संरचना कार्बन के बिना भी मौजूद हो सकती है। बिना कार्बन के भी आपको स्टेबल सैंडविच स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, जिससे कि जो जो आपके केमिकल बॉन्ड्स होते हैं और आणविक स्थिरता है, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग है और ज़्यादा बढ़ेगी और नैनो टेक्नोलॉजी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत सामग्री विज्ञान में इससे इन सब चीज़ों में नए द्वार जो हमारे खुलेंगे। अगला और सैनिक मिसाइल की हम बात कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से एक अहम खबर है कि रूस की मिसाइल है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन के कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के दौरान ओशैनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये मध्यम दूरी की जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके बारे में माना जाता है कि रूस RS-26 रूबिज मिसाइल पर ये आधारित है। इसकी एक्सपेक्टेड रेंज जो है वो 3000 से 5500 किलोमीटर है, जिसमें यूरोप के जो बड़े बड़े जो हिस्से हैं इसको ये निशाना बना सकती है। हाइपरसोनिक की स्पीड है और मैक 10 यानी 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये यात्रा करती है। इसे रोकना लगभग काफी मुश्किल है। ध्वनि की गति से इसे हम कह सकते हैं कि 10 गुना ये तेज चलती है। जितनी भी आपकी रक्षा प्रणालियां हैं जो कई देश यूज करते हैं, मिसाइलों को एंटी मिसाइल सिस्टम बनाते हैं, उन्हें भेजने में ये कामयाब है। इसके अलावा शीत युद्ध के दौरान INF संधि के तहत 500 से जो 5500 किलोमीटर रेंज वाली जो मिसाइलों पर प्रतिबंध था, लेकिन 2019 में अमेरिका से संधि के हटने के बाद, रूस से स्थगन के बाद ये अब रास्ता इनके लिए साफ हो गया है।
इसके अलावा भारत में जो है बिजली गिरने से कारण जो मौतें हो रही है, हम आप उसकी बात करेंगे। 1975 से 2024 में कुल 1,02,263 मौतें जो है बिजली गिरने के कारण। तो प्राकृतिक आपदाओं में से के कारण होने वाली मौतों में से सबसे महत्वपूर्ण एक ये भी हिस्सा है। भारत में एक काफी बड़ा घातक जो प्राकृतिक खतरा बन चुका है। तो साल 2024 में सबसे अधिक जो प्रभावित इसमें राज्य हैं वो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ रहे, जहां कुल बिजली मौतों का लगभग 60% हिस्सा जो है दर्ज किया गया है। बिजली विभाग जो है बिजली गिरना, माफ कीजिएगा, दरअसल वायुमंडल में एक विशाल विद्युत जो डिस्चार्ज होता है, जो बादलों के बीच या बादल और जमीन के बीच में होता है। ये तब होता है जब गर्ज वाले बादलों में पॉजिटिव और नेगेटिव जो है चार्जेस जो है वो जमा हो जाते हैं और इंसुलेटिंग जो एयर होती है वो ब्रेक होती है। भारत में प्री मानसून के मौसम हो गया आपके, और वायुमंडलीय परिस्थितियों के गंभीर गरज के लिए अनुकूल होती है, मतलब लाइटिंग उस टाइम पे बहुत ज्यादा होती है। तो सुरक्षा उपायों की अगर हम बात करें तो IMD अलर्ट सिस्टम और दामिनी ऐप बनाई गई है। बिजली गिरने की पूर्व जो चेतावनी है इससे हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सही सूचना पे हम जान लोगों को बचा सकते हैं। तो आज हमने जो मेनली स्टडी किया वो UCC, उत्तराखंड, असम और गुजरात। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम ये तीसरा राज्य बना है जिन्होंने UCC को राज्य के लागू किया, और वरिष्ठ कल्याण नागरिक कल्याण विभाग जो केरल में एक नया डिपार्टमेंट जो है वो शुरू किया है। इसके अलावा वैज्ञानिक उपलब्धियां FQHE, क्वांटम कंप्यूटिंग और कार्बन मुक्त जो फेरोसिन बना है, अभी वैज्ञानिकों ने इसका शोध किया है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी की हो गया आपका क्वांटम फिजिक्स में काफ़ी काम आएगा, और फ्यूचर में मतलब काफ़ी मददगार साबित होगा। और उसके अलावा हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात की, इसमें बिजली गिरना हो गया जो प्रमुख खतरा है, जिससे लगभग 1,02,263 मौतें, जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा मैं समझता हूँ बिजली गिरने के कारण मौत का होता है 1975 से 2024 के। तो ये सब टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। सो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को लाइक करके शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।